नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि आपने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखा है या नहीं देखा है, उनके वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, उनके बयानों को आपने ठीक से रीड किया है या नहीं किया है, या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिएक्शन को आपने किस तरह से जांचा परखा है, या भारत सरकार इस दौरे को किस ढंग से ले रही है, इस पर आपकी नज़र कितनी गहरी पड़ी है। लेकिन अगर आपने ये सब काम किया है, अगर आपने बहुत ध्यान से इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाई हुई है और उसका एक आकलन कर रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके दिल के अंदर एक अलार्म बेल बज चुका होगा। आपके दिलो दिमाग पर एक खतरे की घंटी गूंजने लगी होगी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्या मार्को रूबियो हमारे देश में एक विजेता की तौर पर आ रहे हैं, एक बड़े देश के विदेश मंत्री के तौर पर हमारे ऊपर धौंस जमाने के लिए आ रहे हैं, पहले से ही सारा एजेंडा खुद तय कर रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सर्जियो गोर लगातार ट्वीट करते हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से उस तरह के ट्वीट नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। और आपने अगर गौर किया हो कि विदेश मंत्री भारत में कदम रखने के बाद, यानी दिल्ली में कदम रखने के बाद, पहले तो कोलकाता गए, दिल्ली में रखने के बाद सीधे प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। अमूमन ये होता नहीं है, ये प्रोटोकॉल नहीं है। पहले जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं या विदेश मंत्री होते हैं, उनसे विदेश मंत्रियों की मुलाकातें होती हैं, और उसके बाद में जब कुछ एजेंडा तय हो जाता है, कुछ चीज़ें तय हो जाती हैं, तब जाकर वो विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री से मिलता है। और ये जो मुलाकात हुई मार्को रूबियो की प्रधानमंत्री मोदी से, वो कोई हाय हेलो वाली मुलाकात नहीं हुई, सौजन्य भेंट नहीं हुई कि विदेश मंत्री आए हैं, चलिए एक मुलाकात कर लेते हैं फिर काम करेंगे। ये लंबी मुलाकात चली, 1.5-2 घंटे तक मुलाकात चली, जिसका मतलब है कि जो एजेंडा निचले स्तर पर डिस्कस और डिसाइड होना चाहिए था, वो सीधे मोदी से डिस्कस किया गया, उनके ज़रिए डिसाइड किया जा रहा था। तो ये एक विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री से ये बातें कर रहा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री से करना चाहिए। ये एक डोमिनेंस की लैंग्वेज है, ये वर्चस्व और प्रभुत्व की लैंग्वेज है, ये नियंत्रण की लैंग्वेज है, जिसमें एक देश आपको डिक्टेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और ये एक तरह से ऐसा लगता है कि भारत अब अमेरिका का उपनिवेश तो नहीं बन गया है, कि अमेरिका के वायसराय के दूत आ रहे हैं और भारत के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनको उनके सामने विनम्र बनना पड़ेगा, नतमस्तक भी होना पड़ेगा, सरेंडर भी करना पड़ेगा, और उनके जो हुक्म लेकर आए होंगे उनको पालन भी करना पड़ेगा। तो ये एक इस तरह का नरेटिव बन रहा है, इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, इस तरह का घटनाक्रम का सीक्वेंस है, जो कि चौंकाने वाला भी है और डराने वाला भी है। इसे बहुत ध्यान से देखना चाहिए। आते ही या आने के पहले ही मार्को रूबियो ने कह दिया कि भारत को अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए और हम उसको भरपूर तेल देने के लिए तैयार हैं। अब ये जो तेल देने का ऑफर है, इसको समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इसलिए है कि अमेरिकी तेल भारत के हक में नहीं है। भारत को अमेरिका से तेल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी तेल बहुत महंगा पड़ता है, 20 से 30% तक महंगा पड़ता है। अगर वो रूस से तेल खरीदता है,
अगर वो ईरान से तेल खरीदता है तो उसको अमेरिका की तुलना में 20 से 30% कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। जो अमेरिका का तेल है और जो ईरान और रूस का तेल है उसमें 15 से 25 डॉलर का फ़र्क है प्रति बैरल। 15 से 25 डॉलर का प्रति बैरल फ़र्क है और आप समझ सकते हैं कि 15 से 25 डॉलर क्या मायने रखता है। यही नहीं, इसमें फिर 3 से 5 डॉलर प्रति बैरल फ्राइट ज़्यादा लगता है बनिस्बत रूस और ईरान के। तो ये हमें टोटल जो लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है वो 20 से 30% ज़्यादा पड़ती है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है भारत जैसे देश के लिए। भारत ने अभी कुछ समय पहले जब रूस से सस्ता तेल मिल रहा था तब एक साल में 12 से 15 बिलियन डॉलर की बचत की थी। अब जो अगर इस कीमत पर अमेरिका से खरीदता है तो ये आप समझ लीजिए कि उल्टे बचत के बजाय ज़्यादा देने पड़ेंगे 15-20 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखने की है कि ये जो अमेरिकी ऑयल है ये लाइट ऑयल है और इसको प्रोसेस करना ज़रा महंगा नहीं पड़ता है। लाइट और स्वीट ऑयल है जिसका प्रोसेसिंग तो सस्ती पड़ती है। जो ब्रेंट क्रूड है या जो रूस का रियल वो है ऑयल, वो प्रोसेसिंग में थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जो उसकी वास्तविक यील्ड है हासिल होता है वो नुकसानदेह होता है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ईरान और रूस के तेल के मुकाबले। तो रूस और ईरान का तेल जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है हर दृष्टि से। मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेस प्राइस है रूस और ईरान से अक्सर डिस्काउंट पर मिलता है। अमेरिकी तेल बाज़ार भाव या प्रीमियम में मिलता है। 5 से 15 डॉलर सस्ता होता है रूस और ईरान का। फिर फ्रेट कास्ट, ढुलाई की कॉस्ट जो है वो 3 से 7 डॉलर ज़्यादा पड़ती है क्योंकि अमेरिका का डिस्टेंस ज़्यादा है और अमेरिका से तेल आयात करने में रूस और ईरान के मुकाबले ज़्यादा समय भी लगता है। तो लैंडेड कॉस्ट में ये तकरीबन 30% का अंतर आ जाता है। तो एक बात तो यह है कि तेल खरीदना नुकसानदेह है, लेकिन अमेरिका हमारे ऊपर थोप रहा है और भारत सरकार उस दबाव में है, वो ऑलरेडी अमेरिका से तेल खरीदना बढ़ा चुकी है। तो ये एक ख़तरनाक बात है। दूसरी बात ट्रेड डील की उन्होंने की है। ट्रेड डील भी ऐसा लगता है कि अमेरिकी दबाव के हिसाब से ही चल रही है और जो ऐसा पहले भी संकेत आ चुके हैं कि भारत सरेंडर कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज्ड हैं और इस वजह से अमेरिकी दबाव में आ रहे हैं और अभी भी आएंगे। तो ये दो चीज़ें तो साफ साफ हैं, लेकिन एक और बड़ी पिक्चर है जिसकी मैं आज बात करना चाह रहा था और वो बहुत ज़रूरी बात है। जो मैंने बात शुरू की थी कि अमेरिका भारत के साथ एक कॉलोनी की तरह व्यवहार कर रहा है, एक उपनिवेश की तरह व्यवहार कर रहा है। वो अपने आप को भारत का मालिक समझता है और अमेरिका का जो सोच है पूरा अभी पूरी तरह से उपनिवेशवादी हो गया है। वेनेजुएला पर कब्जा करके उसने दिखा दिया है, क्यूबा पर कब्जा करने की बात कर रहा है, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहा है, गजा पट्टी पर कब्जा करना चाहता है, ईरान पर कब्जा करना चाहता है। ये सारे उसके एजेंडे हैं जिसमें उसकी औपनिवेशिक मानसिकता झलकती है। उपनिवेशवाद का दौर चला गया होगा, नव उपनिवेशवाद भी आया, लेकिन ये पुराने किस्म का उपनिवेशवाद फिर से अमेरिका लाना चाहता है। और ये केवल इस चीज़ों से नहीं दिखता है, ये मार्को रूबियो के बयान से भी दिखता है जो उन्होंने हाल में दिया था और उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, चिंता हो रही है। ये उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दिया था और उन्होंने पश्चिमी सिविलाइजेशन को दुनिया की सबसे महान और लाभकारी सभ्यता बताया था। उन्होंने कहा था कि यूरोप और अमेरिका एक ही सभ्यता के वारिस हैं
और उन्होंने ये भी कहा था कि यूरोप को अब डिफेंसिव नहीं होना चाहिए अपने पास्ट को लेकर, यानी जो उसने उपनिवेश बनाए थे और लूटा था उनको, उसको लेकर उसके अंदर कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट रुक गया था, कॉलोनियल प्रोजेक्ट रुक गया था, उपनिवेश वाला प्रोजेक्ट रुक गया था, क्योंकि बहुत सारे देशों में आज़ादी के आंदोलन शुरू हो गए और राष्ट्रवाद का उभार हुआ और हर जगह से उपनिवेशवादी ताकतों को खदेड़ दिया गया, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो, जितने पुर्तगाल हो, ये जितने भी देश जो दूसरी जगहों पर उपनिवेशवादी ढंग से कब्जा किए हुए थे, उन्हें भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। अभी भी कुछ हिस्सा कहीं कहीं इन्होंने दबा कर रखा हुआ है। अब मार्को रूबियो यूरोप से कह रहे हैं कि अब हमें वो जो प्रोजेक्ट आधा रह गया था, और उसमें वो एक चीज़ और जोड़ रहे हैं, वो सभ्यता का प्रोजेक्ट था, दुनिया को सभ्य बनाने का प्रोजेक्ट था, जो इन वजहों से, इन रुकावटों के कारण रुक गया था। अब हमें वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना है, दुनिया को सभ्य बनाना है। दुनिया को सभ्य बनाना है मतलब ये जो सभ्यता की बात कर रहे हैं, यूरोप और अमेरिका को मिलाकर, यानी एक जो नस्लवादी गोरे हैं उनकी सभ्यता जो है वो दुनिया के दूसरे हिस्सों की सभ्यता से श्रेष्ठ है, और उनको कुचलकर उनको अपने नियंत्रण में लाना है और उन तमाम देशों को नए सिरे से सभ्य बनाना है। यानी वो ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप के लोग सभ्य हैं और बाकी हम सब भारत जैसे लोग असभ्य हैं, हमें सभ्य बनाने की ज़रूरत है। तो ये जो मानसिकता 200-250 साल पहले जोर पकड़ी थी, जिसमें भारत और दुनिया का अधिकांश हिस्सा उपनिवेशवाद के चंगुल में आ गया था और उपनिवेशवादी ताकतों ने जमकर लूटा था, वो दौर ये वापस चाहते हैं। और ये दौर वापस चाहते हैं, इसकी वजह भी हमें साफ दिख रही है, क्योंकि यूरोप हो या अमेरिका, दोनों भयानक क्राइसिस में फंस रहे हैं, फंस गए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब दुनिया में कई और शक्तियां, कई और सभ्यताएं उठकर खड़ी हो रही हैं और उनके लिए खतरा बन रही, जिसमें चीन की सभ्यता सबसे ज़्यादा उनको डरावनी लगती है। फिर भारत भी प्राचीन सभ्यता है, ईरान भी प्राचीन सभ्यता है, और रूस भी चैलेंज कर रहा है। तो ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, इससे आतंकित हैं, चाहे वो अमेरिका के गोरे हों, चाहे यूरोप के गोरे हों, जो वहाँ के दक्षिणपंथी गोरे हैं, जो अपने आप को श्रेष्ठ नस्ल का मानते हैं और बाकी को हे नस्ल का मानते हैं, कमज़ोर नस्ल का, बुरी नस्ल का मानते हैं। उन सब को सुधारने का दायित्व अपने हाथों पे लेना चाहते हैं। और सभ्य बनाने का जो पूरा खेल है वो क्या है? वो खेल यही है कि हर देश पे नियंत्रण करो, हर देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं या मानव संसाधन हैं उनका शोषण करो और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाओ, क्योंकि ये साम्राज्य अब ढह रहे हैं। यूरोप के बहुत सारे देश अब वो साम्राज्य नहीं रह गए हैं, वो कहीं नीचे चले गए हैं और लगातार नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका अब डिक्लाइन पर है, ये अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीधे ट्रंप से कह दिया था। तो अमेरिकी जो सभ्यता है, अमेरिका वैसे तो कोई सभ्यता है ही नहीं, क्योंकि जो भी है यूरोप के लोग ही गए हैं, वहाँ की सभ्यता को मिटाकर उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया है। तो अमेरिकी कोई सभ्यता नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है। अमेरिकन एक कल्चर हो सकता है जो 400-500 साल में डेवलप किया है, और लेकिन वो सिविलाइजेशन यूरोप वाली ही है। और इसीलिए मार्को रूबियो कहते हैं ये दोनों एक ही सिविलाइजेशन है, एक ही नस्ल है, और वो नस्ली सभ्यता की बात कर रहे हैं। और इसीलिए यूरोप का आह्वान कर रहे हैं कि हमारे साथ आओ, मिलो, हम दोनों अपनी ताकत को जोड़कर पूरी दुनिया में अपना शिकंजा कसेंगे, लूट खसोट करेंगे, मिल बांट के खाएंगे। अब ये मार्को रूबियो हिंदुस्तान में है,
भारत उपनिवेशवाद के दंश को भुगत चुका है, लेकिन जो पार्टी और जो प्रधानमंत्री सत्ता में है वो उपनिवेशवादी आंदोलन के विरोध में कभी नहीं थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया। उन्हें गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज पसंद थे, वो उनको बनाए रखना चाहते थे और जो स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था उसका विरोध भी कर रहे थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र भी कर रहे थे। तो ये लोग अपने आप को जो उसमें वो मानते हैं, इनमें भी एक तबका है जो अपने को श्रेष्ठ आर्य नस्ल का मानता है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था, खासतौर से जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं वो मानते हैं कि वो श्रेष्ठ नस्ल के हैं और ब्राह्मण, और वो आर्य हैं और जो मध्य पूर्व से आए थे और उनमें और जो यूरोपियन गोरे हैं उनमें समानता है। तो एक तो वो फंडा है ही, लेकिन इन्हें उपनिवेशवाद से कोई कष्ट नहीं है। इन्हें सत्ता में बने रहें किसी भी तरह से, ये चाहिए। और अगर आप डरे हुए हैं या कंप्रोमाइज्ड हैं तो आप तुरंत सरेंडर भी करेंगे ऐसी शक्तियों के सामने। और जिस तरह से मार्को रूबियो के हौसले बढ़े हुए हैं, ट्रंप के हौसले बढ़े हुए हैं, अमेरिकी राजदूत के हौसले बढ़े हुए हैं, वो इतने सक्रिय है कि चारों तरफ घूम रहा है हिंदुस्तान में, किसी से भी मिल रहा है, जैसे हिंदुस्तान अब उसकी मुट्ठी में हो। ये वो अपने से तय कर सकता है सब, और हमारी सरकार चू भी नहीं कर रही। तो ऐसा लगता है कि अब ये खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसमें अमेरिकी प्रभुत्व भारत पर कायम हो जाएगा और हमारी सरकार उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। यानी एक और गुलामी हमारा दरवाज़ा खटखटा रही है, हमको फिर से गुलाम बनाया जा रहा है। और ये जैसे उस समय के जो शासक थे, राजा महाराजा, ज़्यादातर ने अंग्रेज़ों के साथ समझौता कर लिया था और उनको सुपुर्द कर दिया था हिंदुस्तान, उसी तरह से मौजूदा प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, ऐसा लगता है कि उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। नवंबर में अगर ट्रंप कमज़ोर पड़ गए तो चीज़ें किस तरह से बदलेंगी, लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में एक तरह का सरेंडर भारत सरकार में, मोदी सरकार में होता दिख रहा है। मार्को रूबियो के तेवरों से, उनके चाल ढाल से, अमेरिका का जो रुख है, तीखे तेवर हैं ट्रंप के, उससे भी यही संकेत मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।